जय जवान जय किसान। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन विजय यादव जी, जो रिटायर आर्मी से हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं, पूरा परिचय। जी, मैं 1980 अगस्त के महीने में भर्ती हुआ था और 33 साल 6 दिन सर्विस करने के बाद कैप्टन रैंक से रिटायर होके आया हूँ। और आने के बाद में अपने परिवार के साथ थोड़े दिन बिताए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे जॉब करने आ गया हूँ। सर, एजुकेशन करने के बाद आपके पास बहुत सारे फील्ड होंगे जाने के लिए, लेकिन आपने देशभक्ति वाली फील्ड को कैसे चुना? ऐसा है कि हम एक ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं जहाँ से बहुत सारे लोग सेना में जाते हैं और राष्ट्र भक्ति की भावना हमारे मन में थी और हम चाहते थे कि देश के लिए हम क्या काम आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये फील्ड चुना था। सर, आपकी जो एजुकेशन थी, आपकी जो शिक्षा थी, वो जी। किसी प्राइवेट कॉलेज में हुई थी या गवर्नमेंट कॉलेज में हुई थी? नहीं, मेरी शिक्षा जो है प्राइमरी स्कूल सरकारी में हुई थी। उसके बाद में मैंने MGM इंटर कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट का था, उसमें शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में मैं पढ़ते पढ़ते ही सेना में चला गया था। सर, आज कल के पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में जाने से रोकते हैं, कहते हैं प्राइवेट में जाएं, प्राइवेट में दाखिला दिलवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्सों के लिए कि मतलब सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई करके भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अगर स्कूल में शिक्षा, आजकल स्तर शिक्षा का थोड़ा निम्न हो गया है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पे अध्यापकों की उपस्थिति या अध्यापकों की जो तादाद है, संख्या है, वो बहुत कम हो जाती है। एक एक विद्यार्थी, एक एक स्कूल में एक एक अध्यापक के पास में 2-2 3-3 क्लासें होती हैं, इसलिए थोड़ा स्तर बिलो हो गया है। अदरवाइज सरकारी स्कूल में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लोग बहुत ऊपर रैंक तक जा सकते हैं, सरकारी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं और गए भी हैं। प्राइवेट में चूँकि ज़्यादा पैसा लगता है, लोग बाग ज़्यादा अच्छी समझते हैं शिक्षा को, इसलिए पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं। सर, आप आर्मी में रहे तो ऐसा कोई मौका आया होगा आपके बीच में कि आपके लिए वो एक अट्रैक्शन हो, मतलब आपकी ज़िंदगी का वो ऐसा क्षण हो जिसमें आप वो कुछ अनुभव किए हों, आप नया अनुभव? नया अनुभव तो यही है कि जब 1999 में हमारी कारगिल की युद्ध हुआ था, उस टाइम पे, क्योंकि युद्ध रोज़ होता नहीं है, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था। हालांकि मैं उस टाइम कारगिल में नहीं था, लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो एज युद्ध की तरह थी और हमने वहाँ पे ऐसे टाइम पे इतना भीषण गर्मी के अंदर अपने युद्ध की पूरी तैयारी की हुई थी और हम लोग सारे फुल फ्लैश एकदम इस तरह से थे कि अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ गर्दन उठा के देखा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और सिंध प्रांत को अपने भारत में भी मिला लेंगे। सर, आप जब आपने ड्यूटी ज्वाइन की होगी, जब आपने सोचा होगा कि हम भी बंदूक पकड़ेंगे, हथियार पकड़ेंगे, और जब आप बॉर्डर पर गए, आप वहाँ पर गए, सेना में भर्ती हुए, जब आपने पहले दिन ज्वाइन किया तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसी सहानुभूति हुई आपके दिल के अंदर? उस समय मेरे दिल में सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग के लिए गए थे तो राइफल चलाना एक बहुत ही अलग और नया अनुभव था हमारे लिए, क्योंकि उससे पहले हमने राइफलें देखी नहीं थी, क्योंकि सेना की राइफल अलग तरह की होती थी, गांव में जो 12 बोर की बंदूक है वो अलग तरह की होती थी। तो हमारा तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो एकदम नया अनुभव और बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी जब हम फायरिंग के लिए जाते थे। और उसमें भी हमको जब सामने दिख रहा है कि टारगेट है तो हमारी गोली किसी भी हालत में बुल के अंदर जाए, ये हमारा उद्देश्य रहता था और नया अनुभव हमको मिला। सर, कैसे ऐसे देश की सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात है और मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा भी सौभाग्य है। सर, अगर कोई पाकिस्तान या चीन हमारे ऊपर आक्रमण करता था जब आप सेना में थे, तो जैसे पता लगता था सेना को, तो किस तरह से मतलब आर्मी के जवान एक तरह से मतलब अपने आप को कवर करते थे बॉर्डर पर जाने के लिए? सेना एक ऐसी संस्था है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और चीन या पाकिस्तान या बांग्लादेश, जिधर से भी हमें लगता है, खास करके हमारे 2 ही मेन दुश्मन हैं जो कि चीन और पाकिस्तान है। हमारे को 2 घंटे का टाइम मिलता है,
हम 2 घंटे के अंदर पहली पार्टी मूव हो जाती है और अगले 4 घंटे में दूसरी पार्टी निकल जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम हर समय रेडी रहते हैं, हमारा सब कुछ रिजर्व रहता है युद्ध के लिए, और हर समय हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, और किसी भी आक्रमण का या किसी भी दुष्परिणाम जो हमारे को दे या जो हमारी देश के ऊपर आक्रमण करना चाहे, उसके लिए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और बड़ी उत्सुकता होती है कि हमारे देश की रक्षा के लिए अगर हमें प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम बहुत उत्सुक रहते हैं। सर, देश में त्योहार आते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, लोग अपने अपने घरों में त्योहार खुशी से मनाते हैं क्योंकि हमारे देश की जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। तो आप उन त्योहारों का लुत्फ कैसे उठाते हैं बॉर्डर पर? त्योहार जो हमारे देश के त्योहार हैं वो सेना में सारे प्रॉपर मनाए जाते हैं, क्योंकि त्योहार जो मनाए जाते हैं वो अगर हम परिवार के साथ मना रहे हैं तो भी वही बात है, और जो हम अपनी यूनिट में रहते हैं, अपनी संस्था में रहते हैं, वो भी एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण लूँ तो मैंने अपने घर में टोटल 18 साल 9 महीने गुजारे हैं और सेना के अंदर 33 साल 6 दिन गुजारे हैं। तो मेरा परिवार घर से भी बड़ा टाइम पीरियड उस संस्था के साथ निकला है जिसमें मैंने सर्विस की है। तो मेरा वही परिवार है, मैं उसी को परिवार मान के हम सब लोग मिलके त्योहार मनाते हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जी सर, आप जब वहाँ से रिटायर होकर आते हैं तो आपके फ्रेंड भी होते हैं या परिवार की तरह जी मित्र भी बन जाते हैं, तो कैसा अनुभव करते हैं जब आप उनसे बिछड़ते हैं? उस समय तो आप यूँ मानिए कि एक खुशी होती है, जब तक आदमी यूनिट को या उस संस्था को नहीं छोड़ता है तब तक खुशी होती है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन जिस टाइम उस यूनिट को छोड़ रहा होता है, उसके गेट पे से बाहर जा रहा होता है, जब उसके साथी मालाएं लेके, फूलों की मालाएं लेके उसके गले में डालने के लिए तैयार होते हैं, तब बहुत ही इस अजीब सा अनुभव महसूस होता है और ये लगता है कि आज के बाद मुझे ऐसा सम्मान, ऐसे व्यक्ति, ये व्यक्ति और ये दोस्त फ़ोन पे भले ही मिल जाएं, लेकिन हमेशा जैसे आज तक मैं रहा हूँ ऐसे रहने के लिए दोबारा नहीं मिलेंगे। तो खुशी के आंसू हमारी आँख से निकल जाते हैं। सर, अगर ये एक पाबंदी नहीं होती रिटायरमेंट की, तो क्या आप देश की सेवा के लिए जीवन तक करने के लिए तैयार थे? मेरी एक लिमिट थी कि इस यहाँ तक आप सर्विस कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं आज भी, मुझे आज रिटायर होके लगभग 8 साल हो गए, मैं आज भी सेना में जाने के लिए तैयार हूँ और मेरे जो अंडर कमांड लोग थे उनको आज भी मैं यहाँ से प्रेरणा देता हूँ और मैं उनका प्रेरणा स्रोत हूँ और मैं जाने के लिए अभी भी तैयार हूँ। अगर ये मुझे आर्मी कॉल करेगी तो मैं आज भी लड़ाई जाने के लिए तैयार हूँ। सर, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज सड़कों पर लाखों युवा दौड़ रहा है देश की सेवा करने के लिए, तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, शारीरिक फिटनेस बना के रखें, मानसिक संतुलन बना के रखें और देश की रक्षा के लिए अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो दे देनी चाहिए, क्योंकि देश से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जब हमारा देश ही नहीं होगा तो हमको कौन रहने देगा यहाँ पे? दुश्मन अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर लेगा तो हमको तो छोड़ेगा नहीं ना। तो सबसे पहला काम तो हमारा है देश की सीमाओं की रक्षा करना। सर, आप देश के सबसे बड़े रक्षक हैं और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या देश में निजीकरण का होना सही है? मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये है कि 100% निजीकरण नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर सब कुछ 100% निजीकरण हो जाएगा तो जो पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं की संस्थाएं जैसे चलती थी, आज अमीर लोगों की संस्थाएं बन जाएंगी और अमीर लोग ही राज करेंगे। सामंतवाद शुरू हो जाएगा, लोग दोबारा से राजाओं की तरह परेशानियों में आ जाएंगे। कुछ परेशानियां भी होती हैं और कुछ फायदे भी होते हैं, लेकिन परेशानियां ज़्यादा होती हैं क्योंकि राजा का मन किया तो उसको रखेगा, नहीं किया तो नहीं रखेगा। सर, एक तरह तरह के मर्जी आए वैसे टैक्स लगा देगा। तो 100% निजीकरण के मैं पक्ष में नहीं हूँ।
सर एक स्लोगन चलता है इंडिया में और जी। काफ़ी चर्चित स्लोगन है, जय जवान जय किसान। जी। देश का जवान और देश का किसान देश को चला रहा है। जी। तो आज किस नज़रिए से देखते हैं आप देश के जवान को और देश के किसान को? देखो, देश का किसान अन्नदाता है। अगर वो फसल पैदा नहीं करेगा तो देश का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सबको अन्न की आवश्यकता होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जवान का मतलब है कि वो देश की सीमा की रक्षा कर रहा है, वो पेट पालने के लिए अनाज की देते हुए लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है, वो दुश्मन से आक्रमण को रोकने के लिए देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। तो दोनों ही समान भाव से समझे जाते हैं, माने जाते हैं, और दोनों ही अतुल्य हैं। उनकी कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ तक सीमित है, उनकी कोई सीमाएं नहीं है। और जय जवान इसीलिए वो नारा लगाया जाता है। सर एक सवाल मेरा पर्सनल व्यू का है कि अक्सर हमने देखा है गांव में या कोई चोर आते हैं या डकैत आते जी। हैं तो ऐसा डर लगता है जैसे कहीं वो हमें शूट न कर दें। जी। लेकिन जब वो आपके समझ ऐसा मौका आता होगा जब किसी देश में आप चीन या पाकिस्तान हमला करता है हमारे ऊपर, जी। तो आप बिना डरे हुए निसंकोच बंदूकें लेकर कैसे बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं? तब ये तो क्या जुनून होता है दिल के अंदर? हमारे मन में उस टाइम पर ये नहीं होता है कि हम देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, हमें अपनी प्राणों की चिंता नहीं होती है। क्योंकि अगर हमारा जो कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा देश की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, उस समय हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। उस समय सिर्फ एक ही भावना होती है कि अगर हमारे सामने दुश्मन आएगा तो वो हम मर्डर नहीं मानेंगे, वो हम कत्ल नहीं मानेंगे, वो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भी मरो, कितने भी मरो, दुश्मन को नहीं घुसने देना है और ना हम उसको छोड़ेंगे। उसकी सीमा में हम घुस जाएंगे लेकिन अपनी सीमा में हम उनको नहीं घुसने देंगे। ये हमारे अंदर उस टाइम पे जुनून होता है। सर देश का जवान जब शहीद होता है तो उन शहीदों को समय के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? मेरी सरकार से और समस्त लोगों से यही प्रार्थना है कि जो भी जवान शहीद होते हैं उनके परिवार की देखभाल, उनको जो पैसा मिलना चाहिए, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को हर हालत में प्रोवाइड करानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, उसके परिवार का, उसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए उनकी जितनी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं और जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जहाँ जहाँ से जो चीज़ें होनी चाहिए, जो आपने वादे किए हैं, उनको 100% पूरा करना चाहिए। तभी आप एक शहीद का सम्मान कर रहे हैं। अदरवाइज वादे बहुत कर देते हैं लेकिन वो ग्राउंड पर पूरे नहीं होते हैं। तो ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सर अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि जय जवान जय किसान स्लोगन एक दूसरे से संबंध जी। रखते हैं। किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहे हैं, जी। तो वो क्या कहना चाहेंगे उन किसानों के लिए? इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार के साथ मिल के किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुन के उनका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो किसानों की तरफ से हो। ऐसा नहीं है कि एकदम सारे कानून गलत हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे कानून सही हैं। तो दोनों पार्टी को बैठ के आपस में पूरे खुले ग्राउंड में आकर के उनको आपस में बातचीत करके ये समाधान करना चाहिए। अगर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है तो कुछ हद तक सही होगा, कुछ न कुछ सही होगा। कुछ गवर्नमेंट ने नियम लागू किए हैं तो वो भी कहीं न कहीं सही होंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ना मैंने कानून 100% अपने पढ़े हैं, ना देखे हैं, ना किसी और के सामने आए। जब तक सामने नहीं आती चीज़ तब तक आप उसके ऊपर पूरा अंतिम सवाल विवरण नहीं दे सकते। अंतिम सवाल है, जब जन गण मन अपने देश का राष्ट्रीय गान बोलता है जी। तो एक किस तरह का जुनून होता है दिल के अंदर, वो सर हम जानना चाहिए। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और वो जहाँ अगर हमारी जैसे टीमें बाहर जाती हैं विदेश में, वहाँ पे भी हमारा जो राष्ट्रीय गान होता है तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी देशभक्ति की भावना जागृत होती है और उससे बड़ा हमारे लिए कुछ है ही नहीं। राष्ट्रगान सुनना और गाना एक बहुत बड़ी बात है। और 15 अगस्त आने वाला है, हम भी अपनी कंपनी में भी यहाँ पे
झंडा फहराते हैं और हम पूरा राष्ट्रीय गान का सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान गाते हैं। शहीदों को याद करने का दिन आने वाला है, 15 अगस्त 2-3 दिन बाद है। जी। तो युवाओं के लिए क्या दिशा निर्देश है, किस तरीके से युवा अपनी छाप छोड़ें? सभी को देशभक्ति की तरफ ध्यान रखते हुए बिना किसी भेदभाव के 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए कि सभी लोग ऐसे मौके पर, जो कि एक बहुत बड़ा 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे लिए बहुत बड़े त्यौहार के रूप में होता है, स्कूलों में बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, संस्थाओं में मनाया जाता है, सभी को मनाना चाहिए, ये मेरा उनसे आग्रह है। तो साथियों, हमारे साथ मौजूद थे कैप्टन विजय यादव जी, आर्मी से रिटायर हैं। आपको बता दें कि इन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा सड़कों पर दौड़ रहे हैं वो निराश ना हों। देश की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है और देश शहीदों पर और देश जवानों पर ही टिका हुआ है। देश के जवान और देश के किसान ही देश की रूपरेखा को तैयार करते हैं। हमें गर्व है ऐसे देश के जवानों पर जो निस्वार्थ निष्भावना के पूरी तरह से देश की रक्षा करते हैं। आज अगर पूरे देश के नागरिक और आम आदमी जो घर में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, उनकी वजह देश के जवान हैं। जी हाँ साथियों, हमें आगामी 15 अगस्त को ऐसे देश के जवानों को याद करना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।